में लोकप्रिय हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि जेन जी को लेकर क्या है उनकी और उनकी पार्टी की सोच। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जेन जी को प्रभावित कर पा रही है या फिर वो खुद जेन जी से प्रभावित हो रही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकता हुआ नजर आता है। ये बात कहने वाले कांग्रेस के महासचिव रील और रियल में नजर आने वाले भारत में क्या अंतर है वो बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी को और उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी किशोर आडवाणी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देखिए, बात युवाओं की होने वाली है। युवाओं को जोश तो दिखाना होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सचिन पायलट जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कांग्रेस महासचिव सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट। सचिन जी, क्या हो रहा है बिहार में? जीतेंगे आप? हम तो लड़ रहे हैं जीतने के लिए और जीतेगी सिर्फ पार्टी महागठबंधन नहीं, लेकिन बिहार के लोग मुझे लगता है कि अब बदलाव के लिए उतारू हैं। और जो माहौल मैंने देखा है बिहार में, वहां लोग अब ऊब चुके हैं उन्हीं बातों से, उन्हीं वादों से, और एक बदलाव चाहते हैं। और बदलाव की सुगबुगाहट लगभग हर बिहार के जिले और क्षेत्र से हमें आ रही है। और आपने कहा जीत हार, अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी सिर्फ चुनावी जीत को लक्ष्य बनाएं तो मैं समझता हूं जनता उसको देख लेती है। लेकिन बिहार की कायापलट करना, पुराने वादों को निभाना और जो हाल है उस प्रदेश का, वहां पर निश्चित रूप से एक नई व्यवस्था के निर्माण के लोग उतारू हैं और वो होकर रहेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी हाल में चुनावी जीत ज्यादा जरूरी है या बस जनता के मुद्दे उठाने से काम हो जाता है? देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जीते बिना आप जनसेवा नहीं कर सकते। जीते बिना आप नीति निर्माण, अपनी कल्पना, अपनी योजना लागू नहीं कर सकते। लेकिन जीतने के लिए आप सबको ताक पे लगा दें, सब कुछ, मोरालिटी, लीगैलिटी, कन्वेंशंस, लोगों के एक्सपेक्टेशन, सब उनको ढा के बस फतेह कर लेना, मैं समझता हूं वो भी प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। और खास तौर पे जब आप संवैधानिक संस्थाओं को ताक पे रखकर उनको बार बार खोखला कर अपनी मनमानी तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तो बहुत लंबा वो चलता नहीं है। कुछ लोग हो सकता है आवाज ना उठाएं, लेकिन अंत में लोग समझ जाते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी पारदर्शिता, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी स्वायत्तता, उनकी जो एक ऑरा होता है, 70 साल से इंस्टीट्यूट्स को हमने क्रिएट किया है, उनको आप डिग्रेड करके अगर आप चुनाव में जाते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं तो उस जीत का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन जीतना तो पड़ता है ना, और आपकी पार्टी जीतती नहीं है, तो फिर कैसे उम्मीद जगेगी लोगों को? नहीं, मैंने कहा ना आपको, जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने पहले से बिहार के अंदर जनता को सचेत किया, निर्वाचन आयोग को सचेत किया कि आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना करिएगा, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। और हमने ये नहीं कहा कि फला आरोपी है, कुछ तथ्य सामने आए, कुछ आंकड़े सामने आए तो इतना कहा इसकी जांच तो करिए। अब मुझे बड़ा ये अचंभा होता है जब निर्वाचन आयोग बजाय जांच करने के, जांच करें, जांच में कुछ ना पाया जाए अलग बात है, लेकिन किशोर कैसे हो सकता है कि आप कुछ एविडेंस दे रहे हैं डेटा के साथ जनता के सामने, और इलेक्शन कमीशन बोलता है आप पहले हमें एफिडेविट लिख के दीजिए, और जो वोटर लिस्ट है आप ये जनता पर ही छोड़ रहे हैं? नहीं, जनता की बात नहीं भाई, हम लड़ाई किसके लड़ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज निश्चित रूप से पब्लिक का काम करते हैं, लेकिन जनता की आवाज उठाना हमारा भी तो काम है, विपक्ष का। और सवाल दो हैं। पहला, अब निर्वाचन आयोग है, एक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने कहा कि हम लोग जो वोटिंग के दिन जो सीसीटीवी की फुटेज होती है उसको नष्ट कर देंगे 45 दिन में। किसने मांग रखी करने के लिए? और वोटर लिस्ट हमको कोर्ट ने कहा कि हर पार्टी को मिलनी चाहिए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ये सारी चीजें संकेत करती हैं कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। और हमने तो कहा कि जो जिंदा हैं उनको मरा दिखा रहे हैं, तो ये गड़बड़ियां
सुधारने का एक मौका है इलेक्शन कमीशन के पास और करना चाहिए। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं अपने एजेंडा के ऊपर, और निश्चित रूप से बिहार के अंदर मैंने खुद देखा है कि जिस तरह पद प्राप्ति के लिए सब कुछ ताक पे रखकर आप कुर्सी से चिपके बैठे रहे हैं, और जो सामाजिक समीकरण है उसमें खेल कर कर अपनी वोट बटोरते रहे। चुनाव की घोषणा के दिन आप 75 लाख लोगों के खातों में 10,000 रुपए डाल दें, तो ये सारी बातें, इससे लगता है कि आप अपने परफॉर्मेंस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आप ये सब कार्रवाई कर कर सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन संगठन तो चाहिए होगा ना। आप कह रहे हैं कि उसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो ये आपके बूथ एजेंटों को देखना था ना जब चुनाव हो रहे थे, वो उन्होंने देखा नहीं। बिल्कुल, एजेंट्स ने दिया, लिख के दिया, कोर्ट में गए, अपील करी, एफिडेविट दिए, सब कुछ किया, लेकिन अंत में कार्रवाई कौन करेगा? और दूसरा बताइए मेरे को, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं इलेक्शन कमीशन से तो उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता क्यों देते हैं? भाई, इलेक्शन कमीशन इज अबव पार्टी पॉलिटिक्स, अबव गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। उसको तो एक अलग इंस्टीट्यूशन है। दे शुड एक्चुअली इंस्टिल कॉन्फिडेंस। आपको याद होगा, हम कभी कभी पढ़ते थे कि रेगिस्तान में, पहाड़ों में एक झोपड़ी है, 2 वोट हैं, और 4-4 दिन निर्वाचन आए लोग पैदल चलकर जाते थे ताकि वोटिंग वहां से हो सके, ताकि एक वोट की कीमत है। यहां तो लाखों लोगों के नाम गायब हो रहे हैं, पता ही नहीं है कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की। तो ये बिहार की बात आप कर रहे हैं कि जीत होगी, जनता बदलाव चाहती है। आपकी पार्टी तो इतनी सीटें नहीं लड़ रही कि वो जीत जाएगी या अकेले बना लेगी सरकार। हमारा गठबंधन है और वहां पे लगभग हर पार्टी गठबंधन में है। हाँ। चाहे जेडीयू है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, हम सब एक 2 अलायंस चुनाव लड़ तो रहे हैं। आरजेडी की अगुवाई में सरकार बनाने की बात हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भाई। इस पार्टनरशिप में कोई 6-4, 5-5 की बात नहीं है। हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, उनको हम ताकत दे रहे हैं, वो हमको ताकत भाई। दे रहे हैं। जितनी सीटें वो लड़ेंगे या जितनी सीटें आप लड़ेंगे उससे पता चलेगा ना कौन बड़ा है। अब बड़े छोटे की बात क्या रहेगी इसमें? हमें तो सत्ता परिवर्तन करना है वहां पर, और किसके लिए करना है? हमने एजेंडा बनाया है। वहां हर वर्ग, बिहार में आप बताइए, बिहार में इतना पलायन है, इतनी गरीबी है, और वहां पे संसाधन है, फर्टाइल लैंड है, वहां पर गवर्नेंस की कमी है। और 20 साल में आप आंकड़े देख लीजिए, जितना निवेश, जितना जॉब क्रिएशन, जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दूर दूर तक नहीं है। तो वहां पर सिर्फ चेहरा बदलने से काम नहीं चलने वाला है। वहां पे एक पूरा होलिस्टिक चेंज हो, पूरे गवर्नेंस सिस्टम्स को बदला जाए और एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी स्थापित की जाए, उस बात का संघर्ष है। तो आप इसलिए आप कह रहे हैं सब बराबर हैं, क्योंकि इसी वजह से आप तेजस्वी यादव का नाम नहीं देना चाहते चीफ मिनिस्टर के तौर पे? हम लोग सही समय पे सही निर्णय कर लेंगे, और मसला ये नहीं है कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो बात की बात है। पहले जनता का विश्वास जीते हैं, बहुमत लेकर आए, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। पर आप जब वोट मांग रहे हैं आज आपके साथ, अच्छा मैं बताता हूं आपको, सुनिए। हाँ। अभी इनका गठबंधन है एनडीए का। अब कितनी सीट पहले जेडीयू लड़ता था, कितनी बीजेपी लड़ती थी, अब कौन हावी है? और नीतीश कुमार जी आज बीजेपी के लिए एडवांटेज है या लायबिलिटी है, ये सब सवाल जनता पूछ रही है। तो मजबूरी में लोग क्या क्या करें अलग बात है, जो सत्ता में है। हम लोग तो एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक ब्लूप्रिंट, एक पॉजिटिव रोड मैप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। नहीं, ये हमारा वजह। पर तेजस्वी यादव सीएम होंगे, ये कहने से क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान फायदे की बात ही नहीं है। ये काम तब करेंगे जब हमारे को लगे हम सब उन्होंने तो अनाउंस कर दिया। और सुनिए, वो तो अनाउंस कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? वो उनका अधिकार है, और वो बड़ी पार्टी है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। हम निर्णय, हमारी कमेटी बैठेगी, हम निर्णय ले लेंगे उस पर, और हम मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 2 लड़ो, हम 4 ज्यादा लड़ेंगे। झगड़ा इस बात का नहीं है। झगड़ा कि हम जीतें कैसे, हु इज द बेस्ट पर्सन टू विन। और उस पर कभी कभी हो सकता है कि मेरे आपकी सहमति ना हो, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट आए, साफ छवि के, पढ़े लिखे, पॉजिटिव लोग वहां चुनाव जीत कर आए, तभी बिहार बदलेगा। तो कितनी सीटों पर बात अटकी हुई है? सारी सीटों पर निर्णय हो गया है और सारी में से अधिकांश हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अब आप इसके बाल को रेदना बंद करो कि कौन कहां लड़ेगा, क्या लड़ेगा, वो सब हमारा हो क्योंकि गया। उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जैसे मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम होंगे, आपको मंजूर है? भाई, हर आदमी को एम्बिशन होती है, मांगने में क्या बुराई किसी को। और हमारे बड़े, नहीं, उन्होंने अनाउंस कर दिया। हमारे बड़े सम्मानित वो साथी हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सारे जो भी इश्यूज आप कह रहे हैं वो अभी 1 आध दिन की तो बात है, सब निमट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस सवाल पर जो बार बार बीजेपी उठाती है और आप उसका जवाब भी देते हैं, परिवारवाद सब पार्टियों में किसी न किसी रूप में है। बीजेपी ने एक परिभाषा दी परिवारवाद की कि जो पार्टी ही परिवार जनरेशन टू जनरेशन चलती है, पार्टी का ही पूरा लीडरशिप, वो है असली परिवारवाद। बाकी अगर लीडर उसमें हो किसी परिवार से तो वो तो अपनी मेहनत से आ रहे हैं। जनता का डेफिनेशन, आप जनता में जाते हैं, जनता का डेफिनेशन परिवारवाद का क्या है?
आप ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, जो बीजेपी सरकार में है, इनको परिवारवाद वहां नहीं दिखता टीडीपी में, नायडू साहब की पार्टी। मैंने आपसे एक कहा मिनट सुनो ना, हाँ। वहां वो परिवारवाद नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। और कोई अगर चुनाव जीत के आता है, प्रधान, एमएलए, एमपी बनता है, उसके घर वाले कोई राजनीति में हो, तो उसको कहेंगे नहीं अभी परिवारवाद है। तो ये परिभाषा अपनी सहूलियत से डिफाइन करना, ये कहां की मैं तो आपको कह रहा हूं ना, आप अपनी सहूलियत से डिफाइन कर दो। मैं तो बोलना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को जनता एक्सेप्ट करे, जो अपनी मेहनत से अपने दम पर जनता का विश्वास जीते और बार बार जीत कर आए, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो चाहे किसी का बेटा पोता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सिर्फ नाम से ही अपनी दुकान चलाते रहो और थोपे जाओ और पब्लिक आपको चुनाव हरा दे, तो फिर वो चलता नहीं है। देखो अल्टीमेटली क्या है किशोर, पीपल्स मैंडेट, जो कलेक्टिव विजडम है, 20-22 लोग मतदान करते हैं लोकसभा क्षेत्र में और किसी व्यक्ति को चुनकर भेज रहे हैं, बार बार चुनकर भेज रहे हैं, तो ये ठप्पा लगा देना कि तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन है, आप इस घर में पैदा हुए, वो गलत है। इट कांट बी अ क्वालिफिकेशन बट सर्टनली कांट बी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप बार बार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और ये बातें सुनते सुनते 20 साल मुझे भी हो गए, में कोई दम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा है, जीत के आ रहा है, काम कर रहा है, ईमानदार है, मेहनती, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब आपके नाना, आपकी बुआ, आपके फूफा उस राजनीति में, तो आप परिवार, बीजेपी कह रहे हैं परिवारवाद में हो, और खुद की पार्टी में उनमें कितने लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, बेटा सांसद है, बेटा मंत्री है, और दुनिया भर के, उनको वो दिखता ही नहीं है। एनडीए में जितनी पार्टीज हैं वो सब परिवार वाली पार्टी हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जो विपक्षी विचारधारा वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको आप ये नहीं कह सकते मेहनत नहीं करते, जीत के नहीं आते, अच्छा नहीं बोलते, ईमानदार नहीं, आप परिवारवाद में फंसे हो, इसलिए आप गलत हो। तो ये बहुत पुराना राग हो गया, इसमें कोई दम नहीं बचा है। इसी से जुड़ा हुआ परिवार से क्योंकि आते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के, तो लालू यादव के सरकार के टाइम जो हुआ वो लेकर अभी भी कैंपेन होता है। उसमें तेजस्वी यादव तो थे नहीं, सरकार में तो नहीं थे कम से कम, लेकिन जंगल राज उनके ऊपर भी लगता है, और क्योंकि आप उनके साथ हैं तो आपके ऊपर भी लगता है। तो ये मुद्दे तो वो वहां से चल के आते हैं ना, और वो फिर याद दिलाते हैं, चाहे ठीक है अभी 20 साल हो गए, लेकिन फिर वो याद जाएगा। बात कर रहे हो, तेजस्वी यादव सरकार में थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, उसको बोलता है उस बारे में कोई? उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या गलत काम किया, मुझे बताइए। जब तक वो सरकार में रहे, एक नौजवान व्यक्ति है, लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, नई पीढ़ी को आगे लेकर जा रहे हैं, वो पसंद नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है, आपके पिताजी ने फला दशक में ये काम करा था, अखबार में छपा था, और इस कार्यकाल में कितने बलात्कार हुए, शोषण हुए दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, तो चर्चा नहीं करेंगे। तो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, आप नहीं, आप गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, चर्चा हम चर्चा करने बैठे हैं, आप चर्चा क्या कर रहे हैं? परिवारवाद, तेजस्वी ने ये किया, आपने ये किया। चर्चा जो है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं मीडिया, वहां पे एक सार्थक और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष में है उनको आरोपी बनाना चाहते हो, उनको कम आंकना चाहते हो, ये पब्लिक के गले उतरती नहीं है। नैरेटिव बिल्डिंग होता है तथ्यों के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर, लेकिन सिर्फ आप व्हाट्सएप चला चला के किसी को बदनाम करने की कोशिश करो तो कब तक चलेगा? और मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली तो बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव, जब उनको मौका मिला था, उन्होंने काम करा, फिर बाद में सरकार के बाहर क्यों हो गए? क्योंकि नीतीश बाबू पलटी मार गए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तेजस्वी ने, वो तो सरकार चला रहे थे। अब उनका मन क्यों बदला? बीजेपी ने क्या प्रलोभन दिया? और अब उनको क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे सत्ता आने के बाद? कुछ पता नहीं। तो उनके लिए सारे कानून माफ हैं, सारी परंपराएं माफ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारे सवाल विपक्ष के ऊपर। आज भी कुछ देश में गलत हो जाए, साहब नेहरू जी ने ऐसा किया था, मनमोहन सिंह जी ने ऐसा किया था, आपने क्या किया 11 साल में, मुझे बताओ। वो पूछने को तैयार नहीं है आप लोग। डबल इंजन चल रहा है पटना दिल्ली में, कितना विकास हो गया, कितना निवेश हो गया, कितना भाषण दिया था मोदी जी ने वहां जाके बिहार के अंदर, ये करेंगे वो करेंगे, उसका कोई आंकलन नहीं है। 11 साल के बाद भी आज भी सब यूपीए ने किया, राजीव गांधी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, लेकिन आपने 11 साल में क्या कर दिया, मुझे बताइए। ये सवाल कोई पूछने को तैयार नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं आपको इसका जवाब वही दे रहा हूं जो आपने थोड़ी देर पहले दूसरे सवाल का दिया था कि ये तो जनता की विजडम पे छोड़ देना चाहिए। तो आप भी जनता की विजडम पे सवाल उठा रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग तो चुनाव जीत रहे हैं। मैं जनता वो लोग चुनाव जीत रहे हैं, मैं जनता के विवेक को, जनता के विजडम को पूरा सम्मान करता हूं। हाँ। लेकिन मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कठोर सवाल पूछूं, जनता को समझाऊं और बताता रहूं। अंत में जो जनता निर्णय करेगी वो सारा आंखों पर है। लेकिन मैं चुप होकर बैठ जाऊं कंबल ओढ़ के और जो रहा ठीक बोलता रहूं, ये विपक्ष का काम नहीं है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो कुछ वक्त पहले तक तो आपकी पार्टी बहुत जोर शोर से उठा रही थी, अब शायद वो सुनने में उतना नहीं आ रहा। कास्ट सेंसस फिर सरकार ने अनाउंस भी कर दिया। तो जब कास्ट सेंसस के नतीजे आ जाएंगे तो आपका क्या मानना है कि उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा? मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं और आप सबको भी
ये जो कास्ट सेंसस है, कृपया करके इसको ऐसा मत समझिए कि ये कॉलम एक ऐड हो जाएगा कि आपकी जाति क्या है। ये उद्देश्य नहीं है। किसकी क्या जाति के उतरे महत्वपूर्ण भी नहीं है। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने किया है तेलंगाना के अंदर, हम चाहते हैं कि जो वंचित है, गरीब है, पिछड़े हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक आमदनी क्या है, उनका पार्टिसिपेशन क्या है, उनकी स्कीम्स कितनी पहुंच रही हैं, ताकि हम एक इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड असेसमेंट कर पॉलिसी प्लानिंग कर सकें। सिर्फ कास्ट जानने का काम नहीं है। कास्ट सेंसस के माध्यम से हमें आंकड़ा पता पड़ेगा ना, किसकी कितनी भागीदारी है। आजकल एडहॉक है, मैं प्रदेश का मुखिया हूं तो मैं फला ये कर रहा हूं, फला वो कर, अरे भाई उसका ऑन ग्राउंड टेंजिबल आउटकम क्या आ रहा है, हम कितना बजट दे रहे हैं, कितना लोगों को पहुंच रहा है। जब तक हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं आएगा, हम पॉलिसी प्लानिंग कैसे करेंगे। अभी आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास। तो हम लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट एक्सरे हो जाए, पता पड़े कौन कैसे रह रहा है, कितनी आमदनी कमा रहा है, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से अपने पॉलिसी को ऑल्टर करें। ये हमारा उद्देश्य था। और जब भी सेंसस आएगा, और ये हम जब मांग करते थे तो हमको बोलते थे कि आप अर्बन नक्सली हो, आप जातिवाद फैला रहे हो, जहर घोल रहे हो। तो ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि सडनली सरकार ने कहा हाँ हम करा देंगे। हमने कहा जीएसटी की 2 स्लैब रखो, नहीं साहब जिद पे अड़ गए, 8 स्लैब कर दी। और जब चौतरफा मार पड़ी, ट्रंप ने टैरिफ थोप दिया, सब मामला खराब हो गया, अब 2 पे आ गए, अब पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। भाई आपने 6 साल तक स्लैब इतनी बना के रखी क्यों, जब हम कह रहे थे। तो ये अल्टीमेटली जो सही होता है वहां पर आते हैं, लेकिन क्योंकि हम बोल देते हैं तो कहते नहीं हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपके सवाल के जवाब में, जब भी सेंसस आएगा, मैं चाहता हूं कि जो पॉलिसी प्लानिंग हो, जो वंचित है, किसी जाति बिरादरी का हो, गरीब है, उसको मेन स्ट्रीम में आने के लिए सरकार का सहयोग चाहिए, वो काम इस सेंसस के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आता है ना कि भाई जब सेंसस हो जाएगा तो अभी रिजर्वेशन जो है इतना परसेंट चल रहा है, वो उस हिसाब से हो जाएगा जिस हिसाब से सबकी जातियों की संख्या आएगी। नहीं, सिर्फ रिजर्वेशन इश्यू नहीं है, निश्चित रूप से वो भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। लेकिन बिसाइड रिजर्वेशन, पॉलिसी प्लानिंग, बजट एलोकेशन, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, टारगेटेड इंटरवेंशन, ऐसे बहुत करोड़ों लोग इस देश में हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती, जिनका पता ही नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं। वहां तक अब हमारे पास डेटा है, साइंटिफिक एनालिसिस है, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, तो वी शुड रीच द मैक्सिमम पीपल। ये उद्देश्य हमारा है कास्ट सेंसस की डिमांड करने का। और प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए रिजर्वेशन? डिपेंड करता है वहां पे क्या करें, लेकिन मुझे लगता है कि जॉब क्रिएशन सिर्फ सरकार सारी कर दे वो पॉसिबल नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर हैज टू इंटरवीन। उसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां पर ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज हो। सिर्फ विज्ञापन से, भाषण से, या सिर्फ रोड शोज करके मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सुनिए, सिर्फ निवेश नहीं, निवेश इतने $1 बिलियन का हो गया अलग बात है, एक्चुअल जॉब कितने हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और एक होते हैं अनएम्प्लॉयड, एक होते हैं अंडर एम्प्लॉयड। जो पढ़ा लिखा बच्चा बच्ची है, वो MA, BA, BSc करके बैठा हुआ है, बट ही और शी इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज, दैट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा इशू है इस देश में। मेरे हिसाब से आप कुछ भी चौपाल में भाषण दें, मैं और आप, इस देश में सबसे बड़ा इशू आज के दिन में बेरोजगारी का है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है। एंड कलेक्टिवली सरकार को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले 2-5 साल के अंदर अगर हम हल नहीं निकालेंगे तो देश की सामाजिक संतुलन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा गंभीर चैलेंज उभर के सामने आने वाला है। तो ये इतना बड़ा इशू है और इतने लोग इससे प्रभावित हैं और आप ये मुद्दा उठाते हैं, तो फिर ये तो फिर कमी आप ही में होगी ना कि अगर आप इतना मुद्दा उठाते हैं फिर भी जब वोट देने की बारी आती है या तो वो उधर ही दे देते हैं या फिर नए ऑल्टरनेटिव को देते हैं। अभी जन स्वराज खड़ा हो गया, वो उनको दे देंगे। तो आप हर बात का आंकड़न आपका हिसाब से, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है? नहीं, मैं जीत गया, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं जी, जो जीता ठीक है, जीत गया। लेकिन जीतने का मतलब नहीं है कि आपको ब्लैंक चेक दे दिया है, आप मना जो करो। आप जीत के आए हो एग्जैक्टली इन बातों को लेकर, गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार उत्पादन के लिए, सामाजिक संतुलन के लिए, शांति बहाली के लिए, लोगों को साथ लेकर चलने के लिए। आप इस बात के लिए नहीं आए हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा। ये काम सरकारों का नहीं है। आप उस मुद्दे को लेकर वोट बटोर लें, सत्ता में आके फिर भाषण दें विपक्ष को, ये गलत है। आप चर्चा करें, मुद्दे पर डिस्कस करें, जहां कमी है उसको एक्सेप्ट करें, उसमें क्या बुराई है। और मुझे लगता है कि जब सरकारें बन गई, खासकर केंद्र की सरकार है, 11 साल हो गए, आप कब तक उसी मुद्दे पर कांग्रेस को आलोचना कर करप्शन की बात कर आपने काला धन की बात करी, आपने बेरोजगारी की बात करी, आपने गरीब अमीर की खाई बिठाने की बात करी, उस पे क्या है आपका व्हाइट पेपर है, उस पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है, इतना पूछने का अधिकार भी आप नहीं देंगे। और पार्लियामेंट में 150 सांसदों को आप सस्पेंड कर देंगे, आप दबिश बनाएंगे, आप ईडी छोड़ देंगे, इनकम टैक्स डाल देंगे, तो फिर आप आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं ना। मैं आपकी कमजोरी की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने जहां से सवाल शुरू किया था कि भाई मुद्दा उठाना ही
काम है या जीतना भी पड़ता है? तो उसके मुद्दे उठाने से जीत के बीच का ये वोट कन्वर्जन की बात हो रही है, उसमें तो आपके संगठन की कमी ये होगी जनता के हाथ में है, सही मुद्दे उठाना अपने कन्विक्शन के हिसाब से और आवाज को सामने रखना। बहुत बार कोशिश होती है कि आवाज को दबा दिया जाए या निगलेक्ट कर दिया जाए, लेकिन मुखर होकर बात को रखना, कन्विंसिंग तरीके से बात रखना। और जब देश हित में जो है, देखिए हम सब अलग अलग दल में होंगे, लेकिन अल्टीमेटली देश हमारा है। हम लोगों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मैं सिर्फ ये चुनाव कैसे जीतूं, इस पर ध्यान देना है या मुझे किस देश की अगली वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना है। हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर देश देकर जाएं, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। अगर हमको सिर्फ लाल बत्ती चाहिए और घोड़ा गाड़ी चाहिए और चुनाव जीतना है, वो तो कोई भी कर सकता है। तो आई फील कि मुझे लगता है कि आप का भी जो सवाल पूछ रहे हैं आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं उसको डिफेक्ट कर आप कहते हैं आप में कमी है, आप अपने मुद्दों से चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 3 बार चुनाव बीजेपी जीती है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आपने जो वीकन किया है, जो मीडिया नैरेटिव बनता है, जो फेक न्यूज फैलती है, जो समाज में तनाव होता है, टकराव होता है, वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि बराबर में लोग आके, अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, जिसको आप वोट डालेंगे वो जीत कर आएगा। लेकिन चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, मुद्दे पॉजिटिव हो, पारदर्शिता हो, एजेंसीज का दुरुपयोग ना हो, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? जनता और विपक्ष की मिलकर है। नहीं तो जब जैसे प्रशांत किशोर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं वो पुरानी वाली कांग्रेस हूं, मैं जो महात्मा गांधी के टाइम की कांग्रेस वाली विचारधारा लेके चल रहा हूं, और वो अगर वोट ले जाते हैं, तो ये आपकी गलती हुई कि नहीं हुई? किसी को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, और ऐसे बहुत से लोग हैं, दल हैं। आपको नुकसान नहीं होगा? नुकसान फायदा हम तो ऐसा है, हमारे लिए सब बराबर हैं। जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा उसको एक ऑनेस्ट तरीके से हम लोग डिबेट करेंगे, जनता को कन्विंस करेंगे, चुनाव जीतेंगे। अब सामने कौन है, जब आप अखाड़े में जाते हैं ना, तो हम नहीं कह सकते पहलवान 50 किलो का 100 किलो, जो भी होगा हमें चुनाव जीतना है और उस माइंडसेट से हमें चुनाव लड़ना है। तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, इस समय बताएगा। लेकिन हम तो जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एंड आई बिलीव वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट्स, हम चुनाव जीतें। अब सामने कौन है, जेडीयू है, बीजेपी है, एक्स पार्टी, वाई पार्टी है, वो समय की बात है। आई डोंट थिंक वी शुड फोकस ऑन अदर्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। मैं भी वही बोल रहा हूं। तो 70 आपने पिछली बार लड़े, 19 जीते, तो बार बार आपको यही कहा जाता है ना कि आपकी वजह से महागठबंधन पीछे रह गया। ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टनर्स तो नहीं बोलते। अगर हम इतना ही हम कमजोर होते तो हमारे पार्टनर हमसे समझौता क्यों करते? अगर हम, जैसे आपने कहा कि यह आंकड़ा बुरा रह गया, वो अच्छा, ऐसे बहुत उदाहरण हैं अनेक राज्यों में जहां बड़ी बड़ी पार्टियों की बहुत कम सीटें आती हैं, लेकिन वर्कर, विचारधारा, समर्थन ये जनता में फैला होता है। तो असली आंकड़े मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ व्हाट द आइडियोलॉजी होल्ड्स। लेकिन जब चुनाव होगा, हमारा बहुत अच्छा गठबंधन है। अभी यात्रा हुई थी, राहुल जी की हुई, तेजस्वी यादव ने यात्रा करी, तो जो मैं वहां पे गया था, जो फीडबैक मिला है बहुत पॉजिटिव है। इसलिए सारे घोड़े खोल रही है बीजेपी और जेडीयू, सब लोगों को सेटिंग करके अपना गोटी बिठा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली द विल ऑफ द पीपल विल प्रिवेल। चलिए आखिरी सवाल, आप राजस्थान का सीएम बनना चाहते हैं? मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और जो पार्टी मुझे आदेश करेगी, लेकिन उस जो आपने सवाल पूछा उससे पहला सवाल यह है कि 3 साल के बाद क्या कांग्रेस सरकार वहां बनेगी? और मैं चाहता हूं और मैं पूरी कोशिश में लगा हूं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, कांग्रेस को बहुमत मिले, उसके बाद जो पार्टी निर्णय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो पार्टी ने फिर अशोक गहलोत को दे दिया तो? मैं कह रहा हूं पार्टी जो निर्णय करे, और मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, पूरे प्रदेश देश के नेता इस बात से सहमत हैं। अल्टीमेटली पहले हम लोग सरकार बनाएं, क्योंकि आज जो वहां सरकार है 2 साल हुए हैं, इतनी जल्दी कोई जनता का विश्वास खो दे मैंने पहली बार देखा है। वहां कोई गवर्नेंस नहीं हो रही है, बस वहां अफसरशाही राज चला रहे हैं। सत्ता परिवर्तन करने के लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, और मैं जानता हूं मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत साल से काम कर रहा हूं मेरी पार्टी के लिए। जो दल हम लोगों ने सबको आज मिला है, पार्टी ने दिया है, एक बार हम चुनाव जीतें, बहुमत में आ जाएं, फिर विधायक, पार्टी, लीडरशिप जो चाहेगी वो होगा। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। वहां पे आपको कोई डाउट नहीं है? वहां नाम लेने में कोई डाउट नहीं है? बिहार में आप नाम नहीं लेंगे, राजस्थान में? क्योंकि वो हमारी पार्टी के नेता हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं पार्टी का महासचिव हूं, वो इस देश के विपक्ष के नेता हैं। और आप आंकड़ा सुन लीजिए, पार्लियामेंट में जो एनडीए सरकार में है उसको मिले हैं कोई 40-45% वोट, जो पोलिंग हुई है, कास्ट हुई है, और जो 60-65% वोट है, 60% वोट वो विपक्ष को मिला है। विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस का, सारी पार्टियों का, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो विपक्ष की आवाज बहुत मजबूत है, और हम सब चाहते हैं उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ें, और मुझे लगता है बहुत जल्द ये काम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सचिन पायलट जी।
थैंक यू। कांग्रेस महासचिव व सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया।